नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 मैथ स्पेशल की पहली कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम 7 दिसंबर को हेडमास्टर एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए थे बीपीएससी तैयारी 2.0 में उनका हल देखेंगे संपूर्ण विश्लेषण के साथ में। पहला प्रश्न आया था, एक उम्मीदवार को मतदान के 35% वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदी से 2250 वोटों से हार गया। यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार हों तो कितने वोट पड़े। तो आइए इस प्रश्न का हल समझते हैं। इस प्रश्न में जो उम्मीदवार है उसको 35% हल मिले हैं। ये आपको मैं पहला तरीका बता रहा हूँ। तो उम्मीदवार को 35% वोट मिले हैं और यहाँ पे प्रश्न में बताया भी गया है कि केवल 2 उम्मीदवार हैं, यानी उन्हीं दोनों उम्मीदवारों में वोट बटे होंगे। तो अगर 35% पहले उम्मीदवार को दिया गया है तो प्रतिद्वंदी को उसको कितना मिला होगा, तो बचा हुआ यानी कि 65%। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हार का अंतर है वह कितना है, तो हार का अंतर वो 2250 वोट से है, यानी जो उम्मीदवार था वो 2250 वोट से हार गया था। और यहाँ पे वोट में अगर परसेंटेज का अंतर देखेंगे तो वोट में जो परसेंटेज का अंतर कितना है, तो 65 में से 35 को हम घटा देंगे तो 30% आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो 30% का मान है ये 2250 के बराबर हो जाएगा। जो हार का अंतर है वो वोट प्रतिशत के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो 30% का मान 2250 है। हम इसका जब 1% का मान निकालेंगे तो 2250/30 आ जाएगा। और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। तो 1% का मान जो है यहाँ पे 75 आ गया है। और हमको जो है यहाँ पे कुल वोट निकालने हैं, और कुल वोट का मतलब होता है 100%। तो यहाँ पे हम 100% की जब वैल्यू निकालेंगे तो 100% को 75 को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 75 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका जो है 100% की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 7500। तो जो कुल वोट पड़ेंगे वो 7500 वोट पड़ेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 7500 वोट। फिर अगला प्रश्न, अगला जो तरीका है इसका, ये आप इसको भी आजमा सकते हैं, आपको जैसा भी सहूलियत हो। तो इसमें जो है उम्मीदवार को 35% वोट मिले हैं। और अगर बात की जाए इसको अगर हम जो है भिन्न में परिवर्तित करेंगे, फ्रैक्शन में परिवर्तित करेंगे तो 35% को जो है 35/100 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम 5 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो यहाँ 7 × 5 = 35 और 20 × 5 = 100। तो 7/20 आ जाएगा। और 7/20 का मतलब है कि जो यहाँ पे कुल वोट है, ये टोटल वोट है 20 दिखा रहा है, तो कुल वोट कितने हैं, 20 हैं। और उम्मीदवार ने कितना निकाला है, तो 20 में से 7 वोट, यानी 20 में से 7 वोट। तो ये 7 वोट इसके हो गए। और जो बचा हुआ वोट यानी 13 वोट, तो 13 वोट जो है प्रतिद्वंदी को मिले हैं, उम्मीदवार को 7 वोट मिले हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो वोटों का अंतर कितना है, तो 13 में से 7 गया तो 6 हो गया। और साथ में वोट जो हारने का अंतर है वो 2250 है। तो इस बार हम इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। वोटों का अंतर 7 जो है हारने वाले वोटों का अंतर बराबर कर देंगे। और उसको जब हम बराबर करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 = 2250। और यहाँ पे 1 का मान निकाल लेंगे। तो 1 का जब हम मान निकालेंगे तो 2250/6 आ जाएगा। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 375 आएगा। और जब 375 आ जाएगा तो यहाँ पे कुल वोट निकालने पड़ेंगे। और इस बार कुल वोट कितने माने गए हैं, तो 20 हैं। 20 में से 7 जो है उम्मीदवार को मिले थे और 13 जो है उसके विपक्षी को मिले थे। तो यहाँ कुल वोट 20 थे, तो 20 का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो 1 का मान 375 है, 1 का मान 375 है। तो 20 का मान जो है कितना हो जाएगा, 20 × 375, और ये आ जाएगा आपका 7500। तो वापस से वही आंसर आ गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7500। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 7500। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, और अगर किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी प्रश्न का जो हल में कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग 1050 है और इसका पहला पद 10 है, तो इस समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे जो है 14 पदों का योग दिया गया है, यानी S14 दिया है 1050। और जो पहला पद है यानी A है, A का मान दिया है 10। और इसमें जो हमको A20 20वां पद निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसका विश्लेषण देखेंगे, हल देखेंगे। तो आंसर 200 है। और यहाँ पे हम समझते हैं पहले समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं जाना है, समझा है, वो भी समझ लें। और जो जानते हैं वो भी इसको एक बार रिवाइज कर लें। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में होता क्या है कि हमारे पास कुछ पद होते हैं जिनको हम A1, A2, A3, A4 जो है AN तक जाते हैं। ये nth जो है nवां पद होता है और ये प्रथम पद होता है। तो A1 को हम A बोलते हैं प्रथम पद,
फर्स्ट टर्म और डी यहाँ होता है, तो डी का मतलब होता है कि दूसरे टर्म से पहले टर्म को हम माइनस कर देते हैं या उसके अगले वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। तो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, और डी को हम किस नाम से जानते हैं, तो सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं या सार्व अंतर बोलते हैं। और आगे बढ़ें तो an को हम क्या बोलते हैं, तो nवां पद बोलते हैं या अंतिम पद बोलते हैं। और AP का जो nवां पद होता है उसका फार्मूला होता है an बराबर a प्लस एन माइनस वन डी। तो ये आपको ध्यान रखना है, an बराबर a प्लस एन माइनस वन डी। फिर है अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम a1 का मान निकालें तो यहाँ n की वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो यहाँ फार्मूले में n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो आपका जो मान आ जाएगा a1 a आ जाएगा। और a2 का ऐसे निकालेंगे तो a प्लस टू माइनस वन डी, यहाँ पे इस बार 2 रखेंगे तो यहाँ आपको जो है a प्लस डी मिलेगा। ऐसे a3 को हम निकालेंगे तो a प्लस थ्री माइनस वन डी, तो ये a प्लस टू डी हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम a20 निकालें तो a प्लस 20 माइनस वन डी, यानी a20 बराबर a प्लस 19 डी। तो इस फार्मूले का मतलब यही है कि जितना भी टर्म, मान लीजिए a50 है तो a50 निकालना हो तो a प्लस 49 डी, एक कम कर देना, डी में एक कम कर देना है, जितना n है उससे एक कम कर देंगे, हमारा आ जाएगा। फिर है AP के प्रथम n पदों का योग, जो प्रश्न आपको पूछा गया है, अब उस पर आते हैं। तो AP के प्रथम n पदों का जो योग होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, इसका फार्मूला होता है SN बराबर S या SN बराबर दोनों एक ही चीज़ है, तो n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। और AP जो है जिसका पहला टर्म a है, दूसरा टर्म हमने निकाला था a प्लस डी, तीसरा निकाला था ऐसे a प्लस टू डी, तो ऐसे ऐसे करके जो है। और AP का जो nवां पद था वो a प्लस एन माइनस वन डी फार्मूले से हमने देखा था, जिसको हम an कहते हैं। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो S बराबर जो है, जो सम योग है, तो योग का फार्मूला यहाँ पे S बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस वन डी होता है। और अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा तोड़ें, 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं, तो a प्लस ए लिखेंगे तो एक a ये हो जाएगा, एक a ये, और एक a प्लस एन माइनस वन डी, ये अभी हमने क्या देखा था, ये an होता है, तो an बराबर a प्लस एन माइनस वन डी। और इसका जो मान हो जाएगा तो S बराबर n/2 a प्लस an, यानी हम इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। और अगर बात की जाए, यदि किसी AP में केवल n पद ही हो, यानी फिक्स हो कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 10 तक हैं, तो ये फिक्स है, तो इस केस में जो आखिरी टर्म होगा उसको हम L बोलते हैं, an बराबर L हो जाएगा। और उस केस में जो फार्मूला हो जाएगा आपका S बराबर या SN बराबर n/2 a प्लस एल। तो आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो AP के पहले 14 पदों का योग दिया गया, कितना दिया गया, 1050 दिया गया प्रश्न में, यानी S14 का मान SN था, तो SN यहाँ पे n 14 है, 14 पद हैं, तो n का मान 14 हमारे पास, और SN या S14 का मान 1050 है। और साथ में प्रथम पद भी दिया गया है, ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं। तो प्रथम पद हमारे पास a बराबर 10 है, a बराबर 10 है। और यहाँ पे अगर हम देखें, AP का 20वां पद निकालना है, यानी a20 हमें निकालना है, और a20 को और a20 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 20 माइनस वन डी फार्मूले से लगा के, तो ये निकल आएगा हमारा a20 बराबर a प्लस 19 डी। अब हमारे पास प्रश्न में a दिया हुआ है 10, लेकिन हमें d निकालना है। अब d कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे जो S14 का मान दिया गया है, इसको हम फार्मूले में रखेंगे, जो अभी हमने फार्मूला देखा था SN का योग का, तो SN बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस वन डी। और SN की जगह पे यहाँ पे हम जो है वैल्यूज़ रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN की जगह S14 हो जाएगा, n की जगह 14 हो जाएगा, 14/2, और ये 2a हो जाएगा, a का मान 10 है, और n-1 यानी 14-1, और d हमें निकालना है। और यहाँ पे हम जो है S14 का मान कितना दिया, 14 पदों का योग कितना दिया, 1050, और ये 2 से जो है 14 डिवाइड हो जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे 2 × 10 20 हो जाएगा, और फिर 14 में से 1 गया 13, यानी 13d हो गया। अब 1050 जो है 7 से 7 नीचे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, 20 + 13d। और फिर आगे बढ़े हम, तो फिर आएगा ये 150, 7 को जब 1050 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 150 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 20 + 13d, 150 में से जो है हम 20 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये 130 बराबर 13d, और इसको हम इधर लिख देते हैं और इस टर्म को इधर लिख देते हैं, तो ये 13d बराबर 130 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है d का मान कितना आ जाएगा, तो d का मान जो है 130/13 आ जाएगा, यानी कि 10। तो d का मान 10 आ गया, और a का मान भी हमारे पास पहले से 10 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो a20 हमें निकालना था, तो a20 का मान कितना हो जाएगा, a प्लस 19d, और a20 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 19 × 10,
19 था और डी का मान हमने कितना निकाला, 10 निकाला है। तो ये वैल्यू पुट रख करने पर A20 बराबर 10 + 190 हो जाएगा और ये A20 का मान 200 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 है कि 10,000 रुपये के मूल्य के गैजेट का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है, कितने वर्षों में इसका मूल्य घटकर 6,561 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 10,000 रुपये हैं और वो जो है कुछ सालों में, कुछ वर्षों में घटकर 6,561 हो जा रहे हैं और ये पूछ रहा है कि कितने वर्ष में ये घटे, कितने वर्ष में ये घट के 6,561 हो जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर वो है 4 वर्ष। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे जो है दिया गया है मूल्य आपका जो दिया गया है वो 10,000 है। 10 वर्ष प्रति वर्ष जो है ये 10% की दर से घट रहा है और 6,561 जो है ये नया मूल्य है घटने के बाद, कुछ वर्षों के बाद। और यहाँ पे जो फार्मूला होता है, तो जो फार्मूला होता है यहाँ पे P1 - R/100 के पावर n, और यहाँ पे जो P होता है ये पहला मूल्य दिखाता है। तो जो मूल्य पहला आरंभिक मूल्य होता है उसको हम P डिनोट करते हैं। और ये 1 - R, R क्या है, तो R दर है जो कि 10% दिया गया है, और 100, और n क्या है, n समय है। और यहाँ पे x क्या होता है, तो x जो ये नया मूल्य होता है, तो x को हमें नया मूल्य बोलते हैं। और यहाँ पे जो है इस प्रश्न में P का मान रखेंगे 10,000 जो कि आरंभिक मूल्य है, और ये 1 - 10/1000 हो जाएगा R का मान 10 रखने पे, और इसके पावर n। तो यहाँ से जो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10, 1 में से जब माइनस करेंगे तो 9/10 आ जाएगा। 10,000 को हम इधर ले जाएंगे तो 9/10 के पावर n, ये 6561/10,000। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6,561 को हम 9 के पावर 4 लिख सकते हैं, 10,000 को हम जो है 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, यानी 9/4 के पावर 10 लिख सकते हैं। और अगर जब हम इसको आपस में बराबर करेंगे तो 9/10 के पावर n, 9/10 के पावर 4, तो यहाँ पे n का मान जो है वो 4 आ जाएगा। कैसे 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आधार जब सेम होता है तो उसका जो पावर रहता है दोनों साइड वो आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 9 के पावर n होता और यहाँ पे जो है 9 के पावर 4 होता, तो यहाँ पे भी जो है n का मान कितना हो जाता, 4 हो जाता। तो ऐसे ही जो है यहाँ 9/10 है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शन में हो या पूर्ण संख्या हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका n का मान 4 आ जाएगा, यानी 4 वर्षों में 10,000 जो है ये जाके 6,561 हुआ होगा। आइए दूसरा तरीका समझते हैं। अगर हम ऑप्शन से इस विकल्प को सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं और चौथे ऑप्शन मतलब जो 4 वर्ष वाला ऑप्शन अगर हम उसको देखते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो 10% की दर से जो है मूल्य घट रहा है या ह्रास हो रहा है, इसका मतलब जो है 90% मूल्य उसका बचा हुआ है। तो हम 10,000 को यहाँ पे आरंभिक मूल्य को यहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे हम जनसंख्या के प्रश्नों को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जनसंख्या के प्रश्नों को जैसे सॉल्व करते हैं कि जब एक दर से घट रहा होता है या बढ़ रहा होता है, तो यहाँ पे चूँकि 90% बचा हुआ है तो 90% इंटू 90% 4 बार जाएगा ये, तो 90% 4 बार 90% हो जाएगा। और इसको जब हम परसेंटेज को 100 में मतलब डिवाइड कर देंगे तो 90/100, 90/100, 90/100, 90/100 4 बार, चूँकि हम यहाँ 4 वर्ष वाला लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे 10,000 है, इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो है कटौट के 6561 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब 4 बार हमने किया है यहाँ पे 4 बार यहाँ पे हमने किया तो 4 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका, अगर मान लीजिए ये दोनों तरीके आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो तीसरा तरीका ये कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये आपको बहुत ही अंतिम समय में लगाना है जब आपके पास समय की बिल्कुल कमी हो। 10,000 6,561 हो जा रहा है, हम जो है अगर इन दोनों का पावर सेम कर दें, अगर हम जो है पावर सेम हो जाए तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि किस दर से घट रहा होगा, कितने वर्षों में घटा होगा। तो 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 4, 6,561 को लिख सकते हैं 9 के पावर 4। तो यहाँ पे जो 4 यहाँ भी सेम है, 4 यहाँ भी सेम है, यानी ये 4 वर्षों में जो है इतना घट के हुआ होगा। तो ये बहुत अंतिम समय में लगाना है, बाकी ऊपर का ही आपको फार्मूला लगाना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में तथा 3 पुरुष और 2 महिलाएं 7 दिनों में कर सकते, तो 5 पुरुष तथा 4 महिलाएं एक साथ काम करके कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है 4 दिन। आइए इस प्रश्न का जो है हल समझते हैं। और यहाँ पे जो दिया गया है, हम जो है पुरुषों को इंग्लिश में मेल बोलते हैं, तो पुरुषों को जो है हम यहाँ एम मान लेते हैं और महिलाओं को जो है फीमेल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है फीमेल के लिए हम जो है मेन और वीमेन, तो जो है मेन के लिए हम एम वर्ड यूज़ कर लेते हैं और वीमेन महिलाओं के लिए जो है डब्ल्यू यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि 2 पुरुष
3 महिलाएं, तो 2m + 3w ये 8 दिन में कार्य करते हैं। और दूसरे जो है 3 जो पुरुष हैं वो साथ में 2 महिलाएं, वो कितने दिन में काम करते हैं? 7 दिन में। एक बार मैं प्रश्न आपको दिखा देता हूँ कि जो है 2 पुरुष हैं यानी 2 मेल + 3 फीमेल, ये कितने दिनों में करते हैं? 8 दिन में। किसके बराबर हो जाएगा? 3 पुरुष + 2 महिलाएं, और ये कितने दिनों में? 7 दिनों में करते हैं। तो पहले इनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं आपस में, और यहाँ पे जो है आप सॉल्व करेंगे तो ये 16m आ जाएगा, 8 × 24 W आ जाएगा, साथ में 7 × 21m और साथ में 2 × 7 14W। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होने के बाद हमारा 5m = 10W आ जाएगा, और m/W = 10/5 यानी 2/1। और जब इसको हम रेशियो में करेंगे तो m/W ये 2/1 आ जाएगा, यानी m पुरुष का जो वैल्यू है वो 2 है, और जो महिलाओं का यानी वीमेन का है वो 1 है। तो हम यहाँ पे जो है आगे इसको हम वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हमारे पास है कि m का जो मान है वो 2 है, और जो वीमेन का मान है 1 है। और यहाँ पे जो है किसी में भी, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बना था पहला, चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, लेकिन किसी एक में रखना है। और साथ में किसके बराबर करना? जो प्रश्न में दिया गया है कि किसका निकालना है, तो 5 पुरुष और 4 महिलाओं को। तो ये आपको ध्यान रखना कि 5 पुरुष और 4 महिलाओं के यहाँ पे बराबर कर देना। देखिए कैसे बराबर किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो है ये दिया हुआ था 2 महिलाओं का, 2 पुरुष और 3 महिलाओं का 8 दिन में दिया हुआ था पहला वाला। और फिर किसका निकालना है हमको? तो 5 पुरुष और 4 महिलाओं का निकालना है, और दिनों में निकालना है। तो दिन पूछा है तो यहाँ पे ये डी हो जाएगा। और अगर बात की जाए तो इसको हम सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे हम m का मान जो है 2 रखेंगे, जो अभी ऊपर हमने निकाला था, और w का मान 1 रखेंगे। तो m का मान 2, w का मान 1 रखेंगे, और ये आपस में सॉल्व होके जो है ये फिर सॉल्व होके जो है ये इधर d का मान जो है 14d = 56 आ जाएगा। और फिर फाइनली जो है d = 56/14 यानी कि d का मान 4 दिन। तो d का मान यहाँ पे 4 दिन, यानी 4 दिनों में ये लोग काम पूरा करेंगे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उस समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है 17वां पद दिया है A17, 10वां पद यानी A10, और nवां पद जो है क्या होता है? तो A + n-1d। और अगर हम यहाँ पे इसी फार्मूले से अगर हम A17 का मान निकालेंगे तो A + 17 - 1d हो जाएगा। n का मान 17 रखेंगे तो A17 का मान हो जाएगा A + 16d। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। फिर है A10 निकालेंगे तो A10 के लिए हम यहाँ पे n का मान क्या रख देंगे? 10 रख देंगे। तो A10 के लिए जो है तो यहाँ पे जो 10वां पद है तो A10 बराबर कितना आ जाएगा? A + 9d। और फिर यहाँ पे प्रश्न में दिया क्या है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 ज़्यादा है। तो 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है, तो ये इक्वेशन के हिसाब से हमने रख दिया। और फिर A17 का मान हमने कितना निकाला है? A + 16d। और A10 का मान कितना निकाला? A + 9d। और साथ में 7 जुड़ा रहेगा जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। हम इसको A कैंसिल हो जाएगा, और 16d में से 9d इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इधर 7 है ही, तो ये 7d = 7 हो जाएगा। और d का मान 7/7 यानी d का मान 1, यानी जो सारवंतर है वो 1 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 1 आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या है? आइए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न का जो आंसर है वो 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे जो है 2 ट्रेनें आपको दी गई है, तो पहली ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है, और गति का जो रेशियो दिया गया 7:8 दिया गया है। और साथ में जो दूसरी ट्रेन है उसका जो गति दिया है, गति यहाँ पे दिया गया है, तो उसका स्पीड कितना है? तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, गति बराबर दूरी बटा समय होता है। तो वही फार्मूला हम लगा देंगे। तो यहाँ पे जो स्पीड बराबर डिस्टेंस, दूरी कितना दिया गया? तो 400 किलोमीटर चलता है दूसरा वाला ट्रेन, और कितने समय में चलता है? 4 घंटे में। तो जो स्पीड या गति निकल जाएगी 4 से 400 डिवाइड हो जाएगा तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो दूसरी ट्रेन की जो गति है वो 100 या 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहली ट्रेन जो है और दूसरी ट्रेन 7:8 दिया गया है प्रश्न में। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो दूसरी ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेन बी है, और ट्रेन बी का जो स्पीड आया है वो 100 आया है, यानी 8 का मान यहाँ पे कितना हो गया? 8 का मान 100 हो गया, तो 1 का मान कितना आ गया? 12.5। तो अगर हमको पहली ट्रेन का जो स्पीड निकालना है तो इसी 12.5 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इधर पे मल्टीप्लाई हुआ है, या
1 का मान 12.5 आया तो 7 का मान कितना आ जाएगा, 7 गुणे 12.5। तो जो दूसरी ट्रेन है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि 7:8 दिया गया है ट्रेन और ट्रेन बी का, और साथ में ट्रेन बी का हमने जो स्पीड निकाला, गति निकाला कितना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ भी स्पीड का रेशियो दिया गया है, यानी 8 बराबर 100 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12.5। और यहाँ पे 7 है इसकी वैल्यू ट्रेन ए की, तो 7 का मान हम निकाल लेंगे तो हमें ट्रेन ए की वैल्यू निकल आएगी, स्पीड निकल आएगी। तो 12.5 में हमें 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है 87.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। और आपको अगर कोई भी प्रश्न का हल आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, फिर उसको अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। फिर है वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 1657 और 2037 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचते हैं होगी। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं। और इस ऐसे प्रश्नों में जब सबसे बड़ी संख्या निकालनी होती तो हमें एचसीएफ निकालना रहता है, लेकिन एचसीएफ निकालने से भी पहले हमको संख्या पे आना रहता है। अब देखिए 1657 और 2037 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 बच रहा है। इसका मतलब अगर हम इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, यानी 1657 में से 6 माइनस कर देंगे और 2037 में से 5 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी जिसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 127 है। आइए हल देखते हैं इसका। तो यहाँ पे जो है 1657 में से हम 6 को माइनस कर देंगे, चूँकि रिमाइंडर यहाँ 6 आ रहा है डिवाइड करने पे, तो 1651 मिल जाएगा। और 2032 में से हम 5 माइनस कर देंगे, चूँकि रिमाइंडर यहाँ 5 आ रहा है, तो ये 2032 हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इन दोनों नंबर का संख्याओं का 1651 और 2032 का जो है एचसीएफ जो होगा महत्तम समापवर्तक, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो अब यहाँ पे महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालने का जो तरीका है, तो बड़ी संख्या से जो है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को यहाँ पे भाग देते हैं। तो पहली बार भाग देंगे तो 1651 से एक बार जाएगा तो 1651 आएगा, हम इसको माइनस करेंगे तो 381 आएगा। फिर 1651 को वापस से यहाँ पे रखना है, फिर 1651 को डिवाइड करेंगे 381 से तो 4 बार जाएगा, 1524, बचा कितना 127। फिर 127 से हम यहाँ पे 381 को लाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, फिर 127 कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 381 आ गया। और ये फाइनली हमारे पास 0 आ गया। जब हमारे पास 0 आएगा तब हम रुक जाएंगे और फिर जो हमारा यहाँ पे ये संख्या होगी हमारी एचसीएफ हो जाएगी, महत्तम समापवर्तक हो जाएगी, और हमारा जो उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगी वो 127 हमारा आंसर हो जाएगा। और एनसीईआरटी में ये भी तरीका दिया गया है, तो इस तरीक़ों को भी आप देख सकते हैं। सिंपल है, वही चीज़ है, यहाँ पे शब्दों में लिख दिया गया, वहाँ आपको डिवाइड करके दिखाया गया, तो आपका आंसर 127 आ जाएगा। आखिरी प्रश्न है, और चूँकि यह प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है। प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज पे। प्रश्न है 8,000 रुपये पे 2 वर्ष और 4 महीने के लिए 15% या 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर 3109 है। आइए इसका हल देखते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास मूलधन हो कितना दिया है, तो 8,000 रुपये दिया है। दर कितनी दी है, रेट कितनी दी है, तो 15% प्रति वर्ष। और समय कितना दिया, 2 वर्ष 4 महीने। अब समय हमेशा किस में होता है, वर्ष में होता है, समय हमेशा वर्ष में होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस समय को वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 वर्ष तो है ही, 4 महीने को अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करें तो 4/12 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3, यानी 2 सही 1/3 वर्ष हो गया। या इसको अगर हम अलग करके लिखें तो 2 + 1/3 वर्ष, यानी 2 वर्ष का हमको निकालना है, फिर 1/3 वर्ष का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आपको ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों के लिए। और फिर है यहाँ पे रेट हमारा 15% दिया है। जब इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 15/100 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3/20, और इसी 3/20 से जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज को निकालते हैं। आइए तरीके को समझते हैं। तो यहाँ पे जो प्रथम वर्ष है, प्रथम वर्ष का CI है, और ये हमेशा ध्यान रखिए कि प्रथम वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है और प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज होता है, सभी के लिए बराबर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो प्रथम वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हो जाएगा, तो प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8,000 मूलधन है, और इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/20 को। जो यहाँ पे रेट हमारा निकला है 15% को हम 3/20 में कन्वर्ट कर लिए हैं, तो 8,000 को हम 3/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 20 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 400 × 3 यानी 1200, यानी प्रथम वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1200 आ गया हमारे पास। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम वर्ष का जो CI है
वो हमारे पास 1200 आ गया। अब दूसरे वर्ष पे आते हैं। अब दूसरे वर्ष पे जो है हमारे पास यहाँ पे 1200 आया था, तो अब इस 1200 पे हम 3/20 लगाएंगे। 1200 पे 3/20 लगाएंगे, तो 1200 पे 3/20 लगाने पे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 180 आया। अब दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, इसको ध्यान से समझिएगा, दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा 180 में जो पिछले वर्ष का था, पिछले वर्ष का जो CI था वो भी जुड़ जाएगा। पिछले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 1200 निकाला हमने, तो ये दूसरे वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 180 + 1200 यानी कि 1380। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे वर्ष पे आते हैं। तो तीसरे वर्ष पे यहाँ पे हम देखेंगे तो 1380, अब यहाँ पे 1380 पिछले वर्ष का है, तो 1380 में 3/20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है कितना आ जाएगा, 207। यहाँ से जो है 0 से 0 कट गया और 2 से डिवाइड करेंगे तो 69 आएगा। 69 3 जा 207 हो जाएगा। और तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात आएगी तो यहाँ पे 207 तो है ही, और साथ में हम पिछले वर्ष का जोड़ लेंगे, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना निकला था, 1380, तो कुल हमारा ये 1587 हो जाएगा। फिर है तीसरे वर्ष का, लेकिन हमें तीसरे वर्ष का पूरा तो निकालना नहीं है। तीसरे वर्ष का हमें कितना निकालना था, 1/3 भाग निकालना था। तो तीसरे वर्ष का 1/3 भाग का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना हो जाएगा, तो 1587 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 1587 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा, ये 529 आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करने पे 1587 को 529 आ गया। तो हमारा जो कुल चक्रवृद्धि ब्याज बना, पहले वर्ष 1200 आया था, दूसरे वर्ष हमारा कुल 1380 आया था, और तीसरे वर्ष हमारा कह सकते हैं 1/3 भाग तो जो है, और ये कुल 4 महीने के लिए, तो ये हमारा कितना है 529। हम इसको जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 5 3 8 2 10 1 11 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3109 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल के माध्यम से BPSC TRE की कंप्लीट तैयारी फ्री में कराई जा रही है। TRE 3.0 की कंप्लीट तैयारी परीक्षा के हिसाब से आपको सबसे कम कंटेंट में सबसे बेहतर रिजल्ट जो है इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। और आपको जो है BPSC TRE में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 1500 प्रश्न के आसपास हैं जो केवल BPSC TRE में पूछे गए हैं। बाकी इसके अलावा BPSC प्री के भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, और इन्हीं प्रश्नों से आपके जो है परीक्षा में जो है लगभग 60 से 75% तक प्रश्न आपके आएंगे। ये इस चीज़ का जो है इस चैनल के माध्यम से आपको आश्वासन है। और आप जो है अपने साथियों में इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।